हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग वीडियोस में देखते रहते हैं, ये हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का सेकंड लेक्चर है। और जो सेकंड लेक्चर में हम कवर करेंगे चीजें जैसे कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो होता है हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस मिसमैच। अब ये एकॉस्टिक इंपीडेंस मिसमैच का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जो हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस है, मिसमैच को समझने से पहले हमें एकॉस्टिक इंपीडेंस को समझना होगा। जो हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस होता है वो होता है हमारा कैपिटल Z बराबर रो इंटू वी। जो हमारी ये रो है ये हमारी डेंसिटी होती है और बी हमारी वेलोसिटी होती है। जो हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस होता है ये प्रोडक्ट होता है किस किस का, डेंसिटी और वेलोसिटी का। अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एकॉस्टिक इंपीडेंस मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी मटेरियल है, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई सॉलिड ब्लॉक है या ये हमारे पास में कोई प्लेट है, और ये प्लेट जो है वो MS की है, यानी कि माइल्ड स्टील की है। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो हमारा माइल्ड स्टील की जो प्लेट है, अगर इसमें डिफेक्ट नहीं है तो हर एक पॉइंट पे हमारी डेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे अगर ये MS का मटेरियल है तो हर एक पॉइंट पे हमारी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। और इसकी अगर हम टेस्टिंग करें यानी कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करेंगे तो इसमें हमारी अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी। जो अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी वो भी कैसी वेलोसिटी से जाएगी, सेम वेलोसिटी से जाएगी। क्योंकि हर एक पॉइंट पे जब डेंसिटी सेम है तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होती है, सेम होती है। अगर दोनों का हम प्रोडक्ट कर दें डेंसिटी और वेलोसिटी का तो हमें मिल जाएगा क्या, एकॉस्टिक इंपीडेंस। अब हम एकॉस्टिक इंपीडेंस इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, किसी भी पॉइंट पे निकालें इस मटेरियल के, तो हर एक पॉइंट पे हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस कैसा होगा, सेम होगा। क्योंकि डेंसिटी जब हर एक पॉइंट पे सेम है तो वेलोसिटी भी हमारी हर एक पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। और दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस भी कैसा आएगा, सेम आएगा। अब लिखा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है एकॉस्टिक इंपीडेंस मिसमैच। अब ये एकॉस्टिक इंपीडेंस मिसमैच क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, डिफेक्ट है। अगर हमारे मटेरियल में जहां पर भी डिफेक्ट होगा तो इसका मतलब उस पॉइंट पे डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब डेंसिटी चेंज होगी तो हमारी वेलोसिटी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब डेंसिटी और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो गई और जब हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस क्या कर गया, मिसमैच कर गया। जैसे हमने प्रोब को यहां रखा, हम टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा UFD है, ये हमारी मशीन है, हम इस तरीके से प्रोब को लेके आ रहे हैं तो हमें सिर्फ कौन सी इको मिलती है, जो इसकी थिकनेस की है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे 100 mm की थिकनेस का मटेरियल है तो हमें 100 mm पे क्या मिलेगी, इको मिलेगी। अगर 80 mm की थिकनेस का मटेरियल है तो हमें 80 पे क्या मिलती है, इको मिलती है, जिसको हम इनिशियल इको या फिर बैकबॉल इको भी कहते हैं। तो हमें कुछ 100 पे इको मिलती रहेगी या 80 जो भी थिकनेस है उस पर हमें इको मिलेगी। जैसे ही हम प्रोब को इस तरीके से इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो तुरंत हमें क्या होगा कि बैकवॉल इको से पहले भी हमें कोई भी इको मिल सकती है या यहां पर मिलेगी। और जैसे ही मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस क्या कर गया, मिसमैच कर गया। इसलिए इसका जो प्रिंसिपल है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रिंसिपल जो है वो हमारा होता है एकॉस्टिक इंपीडेंस मिसमैच। अगर यहां पे डिफेक्ट है तो इसका मतलब डेंसिटी यहां पर चेंज हो गई। अब क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमारा डिफेक्ट होता है तो समझ लीजिए हमारे मटेरियल में जहां पर भी डेंसिटी चेंज होती है तो वो उसको हम कंसीडर क्या करते हैं, डिफेक्ट कंसीडर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी कंसीडर करते हैं। वो हमारा पिन होल हो सकता है, पोरोसिटी हो सकती है, लैक ऑफ फ्यूजन हो सकता है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो सकता है, कोई क्रैक हो सकता है। जब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी तो इसका मतलब वहां पर क्या है हमारा, कि डेंसिटी चेंज हो रही है। और जब डेंसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब हमारे लिए वो क्या होता है, डिफेक्ट होता है, या हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी होती है।
तो समझ में आया होगा कि एकॉस्टिक इंपीडेंस क्या होता है हमारा और एकॉस्टिक इंपीडेंस मिसमैच क्या होता है। जहां पर भी डिफेक्ट होगा तो इसका मतलब हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस उस पॉइंट पे क्या करेगा, मिसमैच करेगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंडिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव। यही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हम जो प्रोब यूज करते हैं या हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव का यूज करते हैं। बाकी आपको मेन पॉइंट याद रखना है क्या, कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा एकॉस्टिक इंपीडेंस मिसमैच होता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिद्धांत है वो क्या है, एकॉस्टिक इंपीडेंस मिसमैच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फ्रीक्वेंसी, हम बार बार टर्म का यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड या नंबर ऑफ प्रोपगेशन पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में, एक सेकंड में हमारे कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हमने पहले लेक्चर में सीखा था कि 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 25 मेगाहर्ट्ज तक के प्रोब हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन जो अधिकतर जो प्रोब होते हैं यूज इंडस्ट्री के अंदर वो 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 10 मेगाहर्ट्ज तक के प्रोब ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें हमें ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए। जो कम थिकनेस की हमारी प्लेटें होती हैं तो उसमें हम फिर हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं। तो ये याद रखना कि कम थिकनेस होगी तो हम हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, और हमारे मटेरियल की थिकनेस ज्यादा होती है तो हम लो फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। ठीक है, इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्री के अंदर 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 25 मेगाहर्ट्ज तक के प्रोब को यूज किया जाता है। अधिकतर हमारे 1 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज, 2.5 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज, इन प्रोब का आपको इंडस्ट्री में ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। बाकी हमारे थिकनेस के हिसाब से क्या रहता है, प्रोब का हम सिलेक्शन करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे कि प्रोब कितने प्रकार के होते हैं, प्रोब का कैसे कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। अगर हम इसको समझें थ्योरेटिकली तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, ये कि 1 सेकेंड में हमारी ये इस तरीके से एक साइकिल अगर कंप्लीट हो गई तो ये हमारी क्या हो जाती है, 1, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, जिसको हम शॉर्ट में HZ भी लिखते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये हमारी एक कंप्लीट साइकिल हो गई, ये हमारी 1 हर्ट्ज कहलाएगी। ऐसे ही एक सेकंड में, अब एक साइकिल ये होगी, दूसरी साइकिल ये होगी, तो 2 साइकिल कंप्लीट होगी एक सेकंड में, तो 2 हर्ट्ज हम इसको बोलते हैं। अब जब हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 25 मेगाहर्ट्ज तक का प्रोब यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 मेगाहर्ट्ज का अगर आपने प्रोब लगाया है तो 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू होता है आपका 10 टू द पावर 6, यानी कि 10 लाख हर्ट्ज। अगर हम उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करें तो एक सेकंड के अंदर 10 लाख बार वाइब्रेशन होती है। अगर हम यहां पर बनाने के लिए चलेंगे तो इसको पॉसिबल भी नहीं रहेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो 10 लाख हो रहे हैं। ये होती है हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी। हम बार बार टर्म यूज करते हैं कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझे, जैसे ये हमारा मटेरियल है, हमने क्या किया, 1 मेगाहर्ट्ज का यहां प्रोब रखा। जब हम 1 मेगाहर्ट्ज का यहां प्रोब रख रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारी ये अल्ट्रासोनिक वेव जो जाएगी इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हो रही है, 10 लाख हो रही है, क्योंकि इसकी प्रोब की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 10 लाख हर्ट्ज। तो एक सेकंड के अंदर 10 लाख बार क्या हो रही है, वाइब्रेशंस हो रही है। अगर हम प्रैक्टिकली समझे कि हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर रहे हैं। एक टर्म होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के साथ में लिखा जाता है वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ हमारी डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 साइकिल, एक साइकिल में जो चली गई दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या हम कहें कि एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि एक साइकिल में जो हमारी चली गई दूरी है वो ये है, यहां से लेके यहां तक, यही हमारी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है।
वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा से। और वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो mm होती है, यानी कि मिलीमीटर होती है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज होती है, किलो हर्ट्ज होती है और मेगा हर्ट्ज। जितने भी हमारे प्रोब होते हैं उन पर लिखा होता है 1 मेगा हर्ट्ज, 2 मेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का हम यूज करते हैं। 1 मेगा हर्ट्ज बराबर हमारा होता है 10 लाख हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज बराबर हमारा होता है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, ये बात इतनी क्लियर हुई होगी। और हम फ्रीक्वेंसी को जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल f से करते हैं। वेवलेंथ को जो हम डिनोट करते हैं वो लैम्डा से करते हैं और इसकी यूनिट mm होती है। हमने प्रैक्टिकली इसको समझा कि प्रोब की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से हम समझते हैं। यानी कि अगर 1 मेगाहर्ट्ज का प्रोब है तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 1 सेकंड में वो 10 लाख बार हो रही है। अगर हम प्रैक्टिकली वेवलेंथ को समझे तो देखिए, जब हम प्रोब को यहां रखते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा गैप करेंगे वेव के बीच में। जो हमारी वेव इससे निकल रही है इस तरीके से, ये एक वेव और दूसरी वेव के बीच में जो गैप है उसी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ये प्रैक्टिकली चीज होती है। और ये हमारा जो ये हाइट जो ले रही है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये याद रहे, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। और जो एक वेव और दूसरी वेव के बीच में जो गैप है उसी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो दोनों तरीके से आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप फ्रीक्वेंसी को बता देंगे। प्रैक्टिकली भी आप समझ चुके होंगे क्या होती है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बता सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। उसको हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, हायर फ्रीक्वेंसी गिव बेटर सेंसिटिविटी, दे हेल्प डिटेक्ट स्मॉल इंटरनल डिफेक्ट। अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो क्या होगा कि हमारी सेंसिटिविटी बेहतर होगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो वेव बिल्कुल मिलके चलेंगे, जिससे क्या होगा, छोटे से छोटा डिफेक्ट भी होगा तो हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। दे हेल्प स्मॉल इंटरनल, यानी कि छोटे से छोटे डिफेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। दे प्रोवाइड एक्यूरेट थिकनेस मेजरमेंट, और हमें जो भी थिकनेस है मटेरियल के या फिर डिफेक्ट जितनी डेप्थ पे, उसमें क्या होगा, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाएगी। ये इतनी बात क्लियर हुई होगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, बाकी चीजें इसको पढ़ लेना है। बाकी हमने बता दिया है फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो होती हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेवलेंथ की बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 साइकिल, एक साइकिल में जो चली गई दूरी है यानी दूरी तय की ये, तो इसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ नेक्स्ट जो वेवलेंथ था वही हमने बताया। वेवलेंथ हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, यानी कि एक वेव में जो चली गई दूरी है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं इन 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। जो हम रिलेशन की बात किए थे, रिलेशन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, लैम्डा बराबर b अपॉन f। लैम्डा बराबर लिखा हुआ है क्या? लैम्डा बराबर b अपॉन f। v हमारी वेलोसिटी होती है जो कि कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट होती है। f हमारा फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी वेवलेंथ है। हमें यहीं से देखने को मिल रहा है कि ये हमारा न्यूमरेटर में है और ये हमारा डिनोमिनेटर में है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो उसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब न्यूमरेटर है और दूसरी साइड में भी न्यूमरेटर ऊपर है तो उसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, या एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, या हम कहें कि फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम। प्रैक्टिकली हम समझे, इसका मतलब जो हमारी वेव अभी हमने बनाया था कि कुछ इस तरीके से, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। बिल्कुल मिल मिल के चलेंगी। जो गैप होगा एक वेव और दूसरी वेव के बीच में वो बहुत कम होगा।
अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एक से दूसरी वेव के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसका इंपैक्ट जो है वो सेंसिटिविटी पे क्या पड़ेगा। सेंसिटिविटी का मतलब होता है अगर हम छोटे से छोटे डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ हो गई कम, यानी कि गैप है कम, तो छोटे से छोटे डिफेक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर डिटेक्ट हो जाएगा। ये संभावना रहेगी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी कैसी होगी, अच्छी होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि छोटे से छोटे डिफेक्ट को हम क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा, यानी कि गैप बढ़ रहा है तो जिसके कारण क्या होगा, जो छोटे से छोटा डिफेक्ट है वो छूटने के चांसेस रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से ये चीज समझ में आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम है, गैप कम है, तो छोटे छोटे डिफेक्ट डिटेक्ट होगा, इसलिए सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा, बढ़ गया, गैप ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब जो छोटे छोटे डिफेक्ट होगा वो छूट सकता है, तो इसलिए हमारी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सेंसिटिविटी ज्यादा, दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, तो आप बताएंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। ये पूछ सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सेंसिटिविटी बेहतर होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो सेंसिटिविटी खराब होगी। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, यहां पे जो लिखा हुआ है, जैसे ये तो आपका वेवलेंथ हो गया, पीक और थ्रो ऑन अ वेव पैटर्न, ये वेवलेंथ है, वेलोसिटी ये हमारी कांस्टेंट। देखिए वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट क्यों होती है, हमारा जो भी मटेरियल होता है, अगर एमएस का है, एमएस का मटेरियल है, तो हमारी जो वेव है या तो लॉन्गिट्यूडनल चलेगी या शेयर चलेगी। जब हमने अल्ट्रासोनिक वेव आपको बताई थी कि 4 प्रकार की होती हैं, तो एक लॉन्गिट्यूडनल थी और एक शेयर थी। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव चल रही है यानी सीधी सीधी चल रही है तो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स होती है। अगर एमएस का मटेरियल है तो 58-50 मीटर पर सेकेंड, अधिकतर ये डालते हैं, वैसे 5600 से लेके 59-20 तक मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी रहती है। कोई भी एक सेट करके हम रख सकते हैं हमारी मशीन के अंदर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव चल रही है तो 58-50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी। अगर शेयर वेव चल रही है जिसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं तो वो हमारी 32-30 मीटर पर सेकेंड से चलती है। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये शेयर है। अब एसएस का मटेरियल हो तो क्या हो, तो क्या रखते हैं हम, 5920 मीटर पर सेकेंड, और अगर शेयर वेव चल रही है तो 32-50 रख लेते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये शेयर है। अभी हम इसको भी डिटेल में समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल और शेयर क्या होती है, क्योंकि हम जो मटेरियल है उसको दो भागों में डिवाइड करके टेस्टिंग करते हैं। एक लैमिनेशन चेक करते हैं, लैमिनेशन का मतलब होता है अगर कोई प्लेन मटेरियल है या कास्टिंग का मटेरियल है उसके अंदर के डिफेक्ट को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए नॉर्मल या टीआर प्रोब का यूज करते हैं। अगर हम वेल्ड स्कैनिंग हमें करना है तो उस केस में हम बोलते हैं कि वेल्ड स्कैनिंग करेंगे, तो वेल्डिंग के लिए हमारे एंगल प्रोब होते हैं, उनका यूज करते हैं। नॉर्मल और टीआर प्रोब में हमारी वेव सीधी सीधी चलती है जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। एंगल प्रोब का जब यूज करते हैं तो शेयर वेव चलती है। तो दो भागों में डिवाइड करके हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को टेस्ट करते हैं। अगर कास्टिंग का है तो एक ही बार में हो जाएगा, यानी कि लैमिनेशन चेक कर लेंगे। लैमिनेशन में हमारी दो चीजें आ जाती हैं। अगर हमारे मटेरियल की थिकनेस को मेजर करना है तो वो लैमिनेशन में आएगी। ठीक है, और उस मटेरियल के अंदर के डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है जो प्लेन है या कास्टिंग का है तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, लैमिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हम रखते हैं एमएस के लिए, ये वेलोसिटी रखते हैं हम एसएस के लिए। ये दो वेलोसिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कैलिब्रेशन करते हैं, अब कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि हम मशीन की जांच करते हैं एक स्टैंडर्ड पर, तो उसमें हमें सेट करना पड़ता है। अब हमारे पास में जो कैलिब्रेशन ब्लॉक होते हैं वो V1 ब्लॉक होता है और V2 ब्लॉक होता है, वो एसएस का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। तो उसमें जो हम वेलोसिटी रखते हैं वो इस तरीके से रखते हैं, इसलिए हमें ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए। हम जब टेस्टिंग कर रहे हैं एमएस की तो हमें ये पता होना चाहिए कि एमएस में हमारी वेलोसिटी ये रहती है, जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव है वो इस स्पीड से चलेगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि हर एक मटेरियल की अपनी एक फिक्स्ड वेलोसिटी है कि अल्ट्रासोनिक वेव इस मटेरियल के अंदर इस वेलोसिटी से चलेगी। जैसे कॉपर को ले लें तो 4660 यानी 4660
मीटर पर सेकंड, ऐसे एल्यूमिनियम का होता है। तो आपको सारी वेलोसिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में एमएस और एसएस की वेलोसिटी पूछी जाती है कि कितनी स्पीड से चलेगी। आपने नॉर्मल और टीआर प्रोब लगा दिया तो लॉन्गिट्यूडनल वेव चलेगी, एंगल प्रोब लगा दिया तो इस स्पीड से चलेगी, एसएस का है, एमएस का है तो इस स्पीड से चलेगी लॉन्गिट्यूडनल, और ये शेयर इस तरीके से चलेगी। ठीक है, अभी हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इतना याद रख लेना है। ठीक है, तो आपको ये वेवलेंथ भी समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी भी समझ में आया होगा, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ये भी आपको क्लियर होगा। यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कैसी होगी, बेहतर होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो सेंसिटिविटी कम होगी। यहां से ये समझ में आता होगा आपको कि अगर हमारे मटेरियल की थिकनेस ज्यादा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, कम फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। कम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो वहां पर हमारी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एम्पलीट्यूड जब ज्यादा होगा तो हमारा जो मटेरियल है, जो भी थिकनेस है, वो एम्पलीट्यूड हमारा पूरा उसको कवर कर लेगा, किसको, मटेरियल को। वहां पर यह हो सकता है कि वेवलेंथ बढ़ गई तो छोटे से छोटा डिफेक्ट डिटेक्ट ना हो, लेकिन खुद सोचो अगर कोई ज्यादा थिकनेस का मटेरियल है और छोटी सी अगर प्रॉब्लम उसमें छूट जा रही है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो कम थिकनेस के मटेरियल में हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, ज्यादा थिकनेस के मटेरियल में हम क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। मैं इसको भी आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे हमारे पास में एक ही इतनी थिकनेस का मटेरियल है, दूसरा हमारे पास में ये ज्यादा थिकनेस का मटेरियल है। हमारे पास में दो प्रोब हैं, एक 2 मेगाहर्ट्ज का है, एक 4 मेगाहर्ट्ज का है। ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो कौन सा प्रोब हम कहां यूज कर लें। अब समझ में तो ये आएगा, हमारे दिमाग में तो ये आएगा, जब तक हम स्टडी नहीं कर रखे होते हैं तो लगता है कि ज्यादा थिकनेस है तो ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी का यूज होगा, तो ऐसा नहीं। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का प्रोब कम थिकनेस के मटेरियल में, कम फ्रीक्वेंसी का प्रोब हमारा ज्यादा थिकनेस के मटेरियल में यूज होता है। ऐसा क्यों होता है? ये 4 मेगाहर्ट्ज का प्रोब है, आपने यहां पे यूज किया तो कुछ इस तरीके से वेव चली, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और हमारा एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। अब यही प्रोब अगर हम यहां यूज कर लें तो भी क्या होगा, इस तरीके से वेव चलेगी। यहां पे छोटे से छोटा डिफेक्ट वो डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड कम होने के कारण यहां पर अगर कोई बड़ा डिफेक्ट है तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम ज्यादा थिकनेस के मटेरियल में कम फ्रीक्वेंसी का यानी कि 2 मेगाहर्ट्ज का प्रोब लेंगे, हमारी वेव जो है वो कुछ इस तरीके से चल जाएगी। अब हम मान लेते हैं या हम कह सकते हैं कि यहां पर गैप तो ज्यादा हो गया, यानी कि वेवलेंथ तो बढ़ गई। वेवलेंथ अगर बढ़ गई, छोटा कोई दिक्कत है या छोटी प्रॉब्लम है, छोटा डिफेक्ट है, तो क्या होगा, वो छूट जाएगा। ठीक है, छोटा डिफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा डिफेक्ट छूट जाएगा। 1 mm से कम रहेगा वो छूट सकता है, और हम 1 mm से कम के जो भी प्रॉब्लम आती है उसको अधिकतर क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो छूट सकता है। लेकिन ये समझिए कि जो बड़ा नीचे डिफेक्ट है, इतना बड़ा, तो वो तो डिटेक्ट हो जाएगा। अब ज्यादा थिकनेस का मटेरियल, हल्की सी प्रॉब्लम है तो उससे इतना बड़ा इंपैक्ट हमारे मटेरियल पे या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, कम थिकनेस का ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, ज्यादा थिकनेस का मटेरियल है तो हम कम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोब को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, प्रोब को हम सर्च यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, हमने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर, तो हमने स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी कि बेसिक 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास में प्रोब होना चाहिए, हमारे पास में कपलेंट होना चाहिए, तीसरा हमारे पास में स्पेसिमेन होना चाहिए, तब जाके हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। और प्रोब का मतलब सिर्फ प्रोब को नहीं बोला गया था, उसमें वो हमारा ऊपर का जो भी सिस्टम होता है, बीएनसी केबल हमारी कनेक्ट करती है किसको, यूएफडी को, किससे, प्रोब से। ठीक है, तो प्रोब को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, प्रोब को हम सर्च यूनिट भी कहते हैं। जरूरी नहीं है आपसे इंटरव्यू में जो है प्रोब करके क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट
कंपोनेंट होता है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है कि जो हमें यूएफडी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं वो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल सिग्नल में, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। और वो अल्ट्रासोनिक वेव मटेरियल में जाती है, फिर से टकरा के किस में आती है, प्रोब के अंदर आती है, और प्रोब उनको फिर से क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारा प्रोब है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है, और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या देता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है। अगर आपने सही तरीके से फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पढ़ा होगा कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएंगे मैकेनिकल सिग्नल में, और मैकेनिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इतनी बात क्लियर हुई होगी। प्रोब जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रोब हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रोब, सेकंड वन इज टीआर प्रोब, थर्ड वन इज एंगल प्रोब। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल प्रोब है उसका हम कहां यूज करेंगे, टीआर का हम कहां यूज करेंगे, एंगल का हम कहां यूज करेंगे, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि जो हमारे प्रोब हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल प्रोब, सेकंड वन इज टीआर प्रोब, थर्ड वन इज एंगल प्रोब। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कोई भी हमारे पास में स्पेसिमेन है या कोई भी मटेरियल है, जैसे कि हमारे पास में ये प्लेट है, इसकी हमें टेस्टिंग करनी है। और कौन सी टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो इसको 2 भागों में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, वेल्डिंग है। ये जो प्लेन वाला हिस्सा है, अगर हम इसके अंदर के डिफेक्ट हमें पता करने हैं तो हम बोलेंगे कि लेमिनेशन चेक कर रहे हैं। तो इधर भी लेमिनेशन चेक करेंगे, इधर भी लेमिनेशन चेक करेंगे, उसके बाद में हम वेल्डिंग के अंदर के डिफेक्ट को पता करेंगे, जिसके लिए बोलेंगे हम कि वेल्ड स्कैनिंग करेंगे। तो हम किसी भी मटेरियल को 2 भागों में डिवाइड करके क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं। उसके लिए जो टर्म यूज होता है, एक होता है हमारा लेमिनेशन और दूसरा होता है हमारा वेल्ड स्कैनिंग। ठीक है, अब हम नॉर्मल प्रोब के बारे में समझ लेते हैं। टीआर प्रोब कैसा होता है, एंगल प्रोब कैसा होता है। देखिए, नॉर्मल और जो टीआर प्रोब होते हैं, ये दोनों प्रोब हमारे लेमिनेशन के लिए यूज होते हैं, यानी कि जो कोई कास्टिंग का मटेरियल है या फिर प्लेन सरफेस वाला मटेरियल है, उसके अंदर के डिफेक्ट को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम नॉर्मल प्रोब का यूज करेंगे या फिर टीआर प्रोब का यूज करेंगे। एंगल प्रोब के लिए हम या एंगल प्रोब से हम वेल्ड स्कैनिंग करेंगे। अगर वेल्डिंग के अंदर के डिफेक्ट को हमें पता करना है तो हम एंगल प्रोब का यूज करते हैं। नॉर्मल प्रोब क्या होता है कि कुछ इस तरीके का हमारा प्रोब होता है, ये सर्कुलर शेप में होता है और ये सिंगल क्रिस्टल होता है। इसके अंदर एक ही क्रिस्टल होता है जिससे हमारी वेव आती है और उसी से क्या होती है, वापस जाती है। इसलिए नॉर्मल प्रोब को हम सिंगल क्रिस्टल प्रोब बोलते हैं। इस प्रोब से जो हमारी वेव होगी वो सीधी सीधी आती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। नॉर्मल प्रोब का जो डेड जोन होता है वो हमारा 10 mm होता है। अब ये डेड जोन का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। डेड जोन का मतलब होता है हमारा ये यूएफडी है, ये हमारी मशीन होती है। जब हम नॉर्मल प्रोब को लगाते हैं यानी कि लेमिनेशन चेक करने के लिए, तो हमारी जो 10 mm तक इको आती है, 10 mm तक क्या आती है, इको आती है। और उसकी वजह होती है ट्रैफिक इशू। ट्रैफिक इशू कैसे, क्योंकि ये जो हमारा प्रोब है वो एक ही क्रिस्टल का बना होता है, उसी से वेव आ रही है, उसी से वापस जा रही है। तो क्या होता है, ट्रैफिक इशू की वजह से यहां पर डेड जोन बनता है, जो कि हमारा नॉर्मल प्रोब में 10 mm हो। जिसके कारण अगर हमारा कम थिकनेस का मटेरियल है और हमें लेमिनेशन चेक करना है तो वहां पर हम नॉर्मल प्रोब का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 4 mm, 6 mm, 8 mm की गहराई पे कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हमें इको के अंदर इको मिलेगी, तो जिससे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा हमारा डेड जोन है, कौन सी डिफेक्ट की इको। वो हमारे लिए क्या होगा कि सिर्फ हम डेड जोन ही कंसीडर कर सकते हैं। तो 10 mm की गहराई तक कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, किससे,
नॉर्मल प्रोब से। उसके लिए हम किधर आते हैं, टीआर प्रोब की तरफ। अब इसमें स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड ये होता है कि जो नॉर्मल प्रोब है हमारा, वो हम यूज करते हैं 50 mm से ज्यादा थिकनेस के लिए। 50 mm अगर ज्यादा थिकनेस है मटेरियल की और हमें लेमिनेशन चेक करना है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, नॉर्मल प्रोब की तरफ। अगर 50 mm से कम थिकनेस है तो हम नॉर्मल प्रोब से टेस्टिंग नहीं करेंगे। आते हैं हम टीआर की तरफ। टीआर में क्या होता है कि ये भी सर्कुलर शेप में ही रहता है और इस प्रोब को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं हम एकॉस्टिक बैरियर। एक एकॉस्टिक बैरियर लगा होता है जिसके कारण हमारी जो वेव है एक साइड से आती है और एक साइड से क्या होती है, वापस जाती है। यहां पर जो डेड जोन है वो हमारा थ्योरेटिकली 2 mm होता है। अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो हमारी मशीन बिल्कुल क्या होती है, साफ होती है। वो ये जो 2 mm है वो हमारी नेग्लिजिबल वैल्यू है, क्योंकि यहां पर कोई भी वेव आपस में नहीं टकराती है। नॉर्मल प्रोब में आपस में टकरा जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रोड है, उसी से लोग जा रहे हैं, उसी से आ रहे हैं, तो हम देर में घर पहुंचने की संभावना होती है। और एक 4 लेन है, एक साइड से जा रहे हैं, एक साइड से लोग वापस आ रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें ट्रैफिक इशू नहीं होता है, हम जल्दी घर पहुंच सकते हैं, या जहां हम जा रहे हैं जिस लोकेशन पे वहां पर आराम से पहुंच सकते हैं। तो यहां पर ट्रैफिक इशू की वजह से हमारा डेड जोन बनता है जो कि हमारा 10 mm होता है। टीआर प्रोब में क्या होता है कि एक साइड से वेव आती है और एक साइड से क्या होती है, वापस जाती है, तो यहां पर कोई भी ट्रैफिक इशू नहीं है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो ये है कि हमारे मटेरियल की थिकनेस 50 mm या उससे कम होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, टीआर प्रोब का यूज करते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसमीटर, आर का मतलब होता है रिसीवर। यानी कि एक साइड से वेव ट्रांसमिट होती है और दूसरी साइड से हमारी वेव क्या होती है, रिसीव होती है। तो नॉर्मल और टीआर प्रोब जो है वो हम लेमिनेशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि प्लेन जो सरफेस होते हैं उसके अंदर कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम उसको डिटेक्ट करने के लिए नॉर्मल या टीआर प्रोब का यूज करते हैं। हमारे मटेरियल की थिकनेस 50 mm से ज्यादा है तो हम आएंगे नॉर्मल प्रोब की तरफ। 50 से कम है तो हम क्या करेंगे, टीआर प्रोब यूज करेंगे। यहां पर भी हमारी वेव जो है वो सीधी सीधी चलेंगी, जिसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो हम प्रोब नॉर्मल लगाएं या टीआर लगाएं, अगर हमारा एसएस का मटेरियल है तो इसका मतलब 59-20 मीटर पर सेकंड की वेव स्पीड से हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो ट्रेवल करेगी मटेरियल में। एमएस का मटेरियल तो 58-50, 58-90 हम वेलोसिटी रख लेते हैं। अब आते हैं हम एंगल प्रोब की तरफ। हम जानते हैं कि अगर हमें वेल्ड स्कैनिंग करनी है तो वेल्ड स्कैनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल प्रोब का यूज करते हैं। एंगल प्रोब जो हमारा दिखाई देता है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इस तरीके से एक फेस होती है, फेस का मतलब हमारी वेव जो है वो इस तरफ को जाएगी। ठीक है, कभी भी प्रोब को वेल्डिंग जहां पर है वेल्डिंग के ऊपर नहीं रखते। अगर हमें वेल्ड स्कैनिंग करनी है तो वेल्डिंग के जस्ट बराबर में, जैसे कि ये हमारा मटेरियल है, ठीक है, और जो हमारा प्रोब रहेगा हम यहां पर रख के इस तरीके से क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, और जो हमारी वेव है वो एक एंगल में जाएंगी, हमारी वेल्डिंग को क्या कर लेंगी, स्कैन कर लेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्ड स्कैनिंग बोलते हैं। ये हमारा एक ही क्रिस्टल का प्रोब होता है। ठीक है, इसी से वेव जाएंगी और जहां पर भी डिफेक्ट होगा वहां से टकरा के क्या होंगी, वापस आएंगी। एक चीज और याद रखना, नॉर्मल और टीआर के केस में, इन दोनों प्रोब के केस में हमें बैक बॉल इको मिलती है, लेकिन एंगल प्रोब के केस में हमें बैक बॉल इको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक एंगल में जाती है, टकरा के फिर ऊपर की तरफ आगे जाएगी, इस तरीके से वेव निकल जाती है। कब आएगी, जब हमारे मटेरियल के अंदर क्या होगा, डिफेक्ट होगा, वहीं से टकरा के वेव क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो जो भी हमें इको मिलेगी वेल्ड स्कैनिंग के दौरान वो हमारे लिए क्या होगा, डिफेक्ट होगा। ठीक है, एक एंगल में निकलती है, इसको टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, शेयर वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। जब हम वेल्ड स्कैनिंग कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि शेयर वेव का यूज करेंगे और हमारी एसएस में 32-50 मीटर पर सेकेंड, एमएस के मटेरियल में 32-30 मीटर पर सेकेंड हम क्या करते हैं, वेलोसिटी रखते हैं। अब एंगल प्रोब हमारे काफी प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा 70 डिग्री का प्रोब होता है, 60 डिग्री का प्रोब होता है, 45 डिग्री का प्रोब होता है। ये 3 प्रोब आपको इंडस्ट्री के अंदर जरूर मिलेंगे।
अब यहां पर सवाल ये बन जाता है कि 70 डिग्री का प्रोब हम कहां यूज करें, 60 डिग्री का कहां करें, 45 डिग्री का कहां करें। तो AWS कहता है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कहती है कि आपके मटेरियल की थिकनेस अगर 0 से लेके 30 mm तक है, कौन कहता है ये? AWS, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कहती है 0 से 30 mm थिकनेस है तो आप 70 डिग्री का प्रोब यूज करेंगे। 30 mm से लेके 40 mm तक है तो आप 60 डिग्री का प्रोब यूज करेंगे। अगर आपके मटेरियल की थिकनेस 40 mm से ज्यादा है तब आप 45 डिग्री का प्रोब यूज करें। एक हमारा 80 डिग्री का भी प्रोब होता है, अगर जिस इंडस्ट्री में है, वैसे ये 3 तो रहेंगे ही। 80 डिग्री का किसी किसी इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है, किसी किसी में नहीं मिलता है। जिस इंडस्ट्री में है तो उसका हम कहां यूज करेंगे? अगर आपके मटेरियल की थिकनेस 0 से लेके 15 mm तक है तो आप क्या करिए, 80 डिग्री का प्रोब यूज कर लीजिए। अगर 80 का नहीं है तो आप जाएंगे किसकी तरफ? 70 डिग्री की। ठीक है, तो उसमें ये जो AWS ने बोल रखा है उसमें क्या होता है कि इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, 0 से 30 तक 70 डिग्री की अच्छी होगी, बेहतर होगी। 30 से 40 के लिए 60 डिग्री की एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसी 40 mm से ज्यादा थिकनेस है तो 45 डिग्री का प्रोब अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, हाई रहेगी, ज्यादा रहेगी। आप 40 से ऊपर थिकनेस है तब भी आप जो है 60 डिग्री से भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक सवाल बन जाता है कि जैसे बात की कि नॉर्मल प्रोब है तो आप कम थिकनेस के लिए नहीं कर सकते। कम थिकनेस के लिए इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डेड जोन 10 mm आता है। 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm की गहराई पे कहीं पर भी डिफेक्ट है तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 mm तक इको आएगी, क्योंकि डेड जोन है नॉर्मल प्रोब का। ठीक है, TR प्रोब हम कम थिकनेस के लिए करते हैं। यहां सवाल यह होता है कि जैसे आपने लिखा है या आपने बोला कि TR प्रोब का हम जो यूज है वो 50 mm से कम थिकनेस के लिए करते हैं, यहां पे ये लिखा हुआ है। क्या ज्यादा थिकनेस के लिए नहीं कर सकते? तो हम ज्यादा थिकनेस के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल प्रोब होता है, इधर समझ लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल प्रोब है, ये हमारा TR प्रोब है। नॉर्मल प्रोब में वेव कुछ इस तरीके से फैलती हुई जाती है, TR प्रोब में हमारी वेव बंद होती हुई जाती है। और जब बंद होती हुई जाएगी, अगर हमारा कोई भी मटेरियल है तो कुछ इस तरीके से यहां कोई भी डिफेक्ट आएगा तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब आप यहां पर ये भी सवाल कर सकते हैं, जैसे ये मटेरियल है हमारा और हमने प्रोब को रखा, अगर इस तरीके से TR जा रहा है, यहां का छूट गया तो जब हम बराबर में आएंगे तो वो तो सब कवर होता हुआ चला जाएगा। लेकिन 2 पॉइंट ऐसे होंगे, जब आप बिल्कुल कॉर्नर पर रखेंगे, जब आप कॉर्नर पर रखेंगे तो हमारी वेव TR में ऐसे चलेगी, इधर ऐसे चलेगी, यहां कहीं पर डिफेक्ट है तो ये तो छूट जाएगा। तो इसलिए हम TR प्रोब का यूज ज्यादा थिकनेस के मटेरियल में नहीं करेंगे। तो ये बात क्लियर हुई होगी कि नॉर्मल प्रोब और TR प्रोब, सबसे पहला सिलेक्शन ये कि लेमिनेशन चेक करेंगे। एंगल प्रोब से हम क्या करेंगे, वेल्ड स्कैनिंग। नॉर्मल का हम यूज कहां करेंगे, जहां पर मटेरियल की थिकनेस 50 mm से ज्यादा होगी। अगर 50 से कम होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, TR प्रोब का यूज करेंगे। नॉर्मल और TR प्रोब में हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है। इसका डेड जोन जो है वो 10 mm होता है, इसका डेड जोन 2 mm होता है। प्रैक्टिकली ये नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, हमारी मशीन पूरी साफ दिखाई देती है। तो 10 mm की थिकनेस का मटेरियल है या 4 mm, 5 mm, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TR प्रोब का यूज कर सकते हैं लेमिनेशन चेक करने के लिए। ठीक है, कोई प्लेन मटेरियल है हमारा जिसमें वेल्डिंग नहीं है, चाहे वो कास्टिंग का हो सकता है, तो उसके अंदर के अगर डिफेक्ट को पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, TR प्रोब का यूज कर सकते हैं। कम थिकनेस है TR, ज्यादा थिकनेस है तो हम नॉर्मल प्रोब का, वेल्ड स्कैनिंग के लिए एंगल प्रोब का यूज करेंगे। एक चीज होता है मोड। मोड की बात करें तो नॉर्मल प्रोब का जो मोड होता है वो हमारा T+R होता है। T+R का मतलब होता है कि इसी क्रिस्टल से वेव जा रही है और इसी से वापस हो रही है। ठीक है, तो इसलिए T+R मोड को हम सिंगल मोड भी कहते हैं। TR प्रोब की अगर बात करें, इसका मोड क्या होता है, तो इसका होता है T-R,
यानी कि एक साइड से वेव आ रही है, दूसरी साइड से वापस जा रही है, जिसको हम डुअल मोड भी कह सकते हैं या हम कहते हैं। स्पेस इतना नहीं है तो याद रखना, जो टीआर प्रोब है उसका जो मोड होता है हमारा T-R, जिसको हम डुअल मोड भी कहते हैं। एंगल प्रोब का मोड क्या होगा, एक ही क्रिस्टल होता है इसमें, तो एक ही से वेव जाती है और उसी क्रिस्टल से क्या होती है वापस आती है, तो T+R यानी कि सिंगल मोड होता है। ये बात क्लियर हुई होगी। इस लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा उसमें हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।